कैसे हैं आप लोग। हेलो नमस्कार सबको। मैं सत्यप्रिय द्विवेदी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का स्टूडेंट आप सबका ग्रेजुएट योरसेल्फ पे स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है आश्रम सिस्टम। Watch our previous videos of Vedic society and culture. The link is provided in the description box. This video is mainly focused on ashram system. If you want to have a proper contemporary knowledge of that period, so watch both the videos and then start to watch this lecture. अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप बता सकते हैं ऋग्वैदिक सोसाइटी कैसी थी। ऋग्वैदिक सोसाइटी बेसिकली एक रूरल या ग्रामीण सोसाइटी थी और उस वक्त तक समाज का विभाजन भी नहीं हुआ था। मुख्यतः लोग ग्रामीण बस्तियों में रहते थे और पूजा पाठ करते थे, साधारण पूजा पद्धतियां थीं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े और राजनीतिकरण हमारे समाज का होने लगा तो अलग अलग डिविजन्स बन गए, क्योंकि राजनीतिकरण होगा तो उससे प्रभावित होकर हमारे समाज ने कोई ब्राह्मण बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया, कोई वैश्य बन गया, कोई शूद्र बन गया। तो ये जन्म के आधार पर विभाजन हो गया और आश्रम सिस्टम भी इसी डिवीजन ऑफ सोसाइटी का एक प्रोडक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आश्रम सिस्टम लेटर वैदिक पीरियड से शुरू हुआ और आज भी फॉलो किया जाता है। जो रेफरेंस बुक मैंने पढ़ी वो हैं द वंडर दैट वाज इंडिया रिटन बाय ए.एल. बाशम, एंशिएंट इंडिया रिटन बाय वी.डी. महाजन एंड सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय एस.सी. राय चौधरी। सो नाउ वी विल मूव ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ आश्रम. So there are 4 parts. First is Brahmacharya Ashram, student life. Grihastha Ashram means householder life. Vanprastha Ashram means retired life. And fourth Sannyasa Ashram या Sannyas Ashram means renunciate life. renunciate का हिंदी में मतलब होता है त्याग। तो त्यागी या सन्यासी वाला जीवन ये जीते हैं। The written literary sources from where we get the information of ashram system are Chand Yog Upanishad talks about top 3 आश्रम सिस्टम। मीन्स ये पहले 3 ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम के बारे में हमको छंद योग उपनिषद से पता चलता है। और द सेकंड वन इज जबालो उपनिषद। जबालो उपनिषद में हमको चारों आश्रम जो कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासा आश्रम हैं, इन चारों के बारे में वर्णन मिलता है और वहां से हमको इन चारों आश्रम के बारे में पता चलता है। तो उपनिषद ये लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए थे, इसलिए हम ये कहते हैं कि जो आश्रम सिस्टम है वो लेटर वैदिक पीरियड में शुरू हुआ था और इसका ऋग्वेद में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। तो हमने यही माना है कि आश्रम सिस्टम लेटर वैदिक पीरियड में शुरू होता है। Ancient Vedic society is mainly focused on 4 पुरुषार्थ, that is धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। प्राचीन भारतीय समाज में 4 प्रमुख पुरुषार्थ थे जिनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहा जाता है। धर्म का मतलब है धर्म करना, जो भक्ति, पूजा भाव ये सब होता है, ईश्वर की आराधना करना, ये धर्म होता है। वो कार्य जिसको करने से पैसा घर में आए, अर्थ आए, उसको अर्थ कहते हैं। काम का मतलब है शारीरिक वासनाओं को पूरा करना और मोक्ष का अर्थ है मुक्ति पाना। इस जीवन से मुक्ति पाने को मोक्ष कहा गया है। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं जो कि भारतीय समाज में माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह 4 पुरुषार्थ करने चाहिए और जीवन इन्हीं 4 पुरुषार्थ पर आधारित होता है। अतः आश्रम सिस्टम भी इन्हीं 4 पुरुषार्थ के ही ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग आश्रम सिस्टम में अलग अलग पुरुषार्थ की महत्ता को बताया गया है। तो हम सबसे पहले अलग अलग आश्रमों में अलग अलग पुरुषार्थ के बारे में समझ लेते हैं और फिर उसके बाद अपने टॉपिक के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। सिंस द फर्स्ट आश्रम इज ब्रह्मचर्य आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम में 2 पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है। पहला है धर्म और दूसरा है मोक्ष। एक ब्रह्मचारी का यह कर्तव्य है कि वह गुरुकुल में रहकर विद्या आरंभ करे और विद्या ग्रहण करे, साथ ही साथ वह सारे अनुशासन का पालन करे जो उसके गुरु उसको सिखाते हैं और भविष्य में अपनी विद्या का उपयोग वह अपने मोक्ष के लिए करे। अतः इस आश्रम में धर्म और मोक्ष यह 2 पुरुषार्थ बताए गए हैं।
द नेक्स्ट आश्रम इज गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम सबसे मुख्य आश्रम माना जाता है आश्रम सिस्टम में, क्योंकि यही एक ऐसा आश्रम है जिसमें 4 के 4 पुरुषार्थ का उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं। सबसे पहले अर्थ, क्योंकि गृहस्थ जीवन का सबसे प्रमुख स्रोत अर्थ होता है, क्योंकि अगर घर में पैसा है तभी खुशहाली है, जैसा आप सब जानते ही हैं। तो अर्थ को कमाने के लिए पुरुष को अपना कर्तव्य, अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है। फिर दूसरा स्थान है काम का। पति पत्नी के रिश्ते, शारीरिक संबंध तथा संतान प्राप्ति के लिए काम पुरुषार्थ का पालन करना बहुत आवश्यक है। तीसरा स्थान है या तीसरा पुरुषार्थ है धर्म। गृहस्थ आश्रम में धर्म का अर्थ है पूजा पाठ, यज्ञ हवन आदि अनुष्ठान करवाना, ब्राह्मणों को भोज देना, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यासियों को भिक्षा देना तथा प्रतिदिन 5 ऋणों को अपने ऊपर से उतारना। और ये ऋण क्या हैं वो आगे आपको लेक्चर में पता चलेगा। गृहस्थ जीवन का आखिरी पुरुषार्थ है मोक्ष। देखिए, मोक्ष एक्चुअली ये मृत्यु से रिलेटेड है, और मृत्यु इंसान की किसी भी पल में आ सकती है। मीन्स उसके लिए जरूरी नहीं कि आप गृहस्थ हों या वानप्रस्थ में हों। आप समझ रहे होंगे कि जो मौत है वो कभी भी किसी भी पल आ सकती है। तो इसलिए जो मोक्ष वाला पुरुषार्थ है वो हमारे जीवन के प्रति आयामों में, प्रति हर आश्रम में जरूरी है। तो क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो मोक्ष पाना ही है, इसीलिए मोक्ष हमारे हर पुरुषार्थ में आपको मिलेगा। Now the third ashram is Vanprastha ashram, and it consists of 2 पुरुषार्थ, that is धर्म and मोक्ष। क्योंकि अब यहाँ पे इस वानप्रस्थ आश्रम में ना तो आपको अर्थ की जरूरत है और ना तो आपको काम की जरूरत है। आपका अपना एक धर्म है, आपका अपना एक कर्तव्य है जिसका आपको पालन करना है, और आपका अल्टीमेट गोल मोक्ष पाना ही है। तो अगर आपको मृत्यु आ जाती है इस आश्रम में तो यही माना जाता है कि आप अपना धर्म कर रहे थे और धर्म कार्य करते हुए आपकी मृत्यु हो गई, अर्थात आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। Now we are moving to Sannyas ashram. This is the last ashram of ashram system. Mostly Brahmins are allowed to enter in this ashram because ब्रह्मचर्य से भी आप सीधे संन्यास में जा सकते हैं। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ का पालन करने के बाद भी आप बिना वानप्रस्थ में गए संन्यास में जा सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी ब्राह्मणों के लिए यदि वो समाज से दूर रहना चाहते हैं। मीन्स अगर वो ब्रह्मचर्य के बाद भी संन्यास ले लेना चाहते हैं, जैसे शंकराचार्य ने किया था, या आदि ऋषि मुनि करते हैं कि वह ब्रह्मचर्य के बाद संन्यास ले लेते हैं, तो संन्यास का मेन अल्टीमेट गोल है मोक्ष की प्राप्ति करना। तो इसमें जो हमारा धर्म है, इसमें जो हमारा कर्म है, वह सब कुछ अल्टीमेटली मोक्ष के लिए होता है। तो इसलिए इसमें और कोई पुरुषार्थ की वैल्यू इतनी नहीं है जितनी मोक्ष की वैल्यू है। तो संन्यास आश्रम को मोक्ष पुरुषार्थ के लिए जाना जाता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रह्मचर्य आश्रम। द फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट आश्रम एंड स्टार्ट्स विथ उपनयन संस्कार। ब्रह्मचर्य आश्रम सिस्टम का पहला आश्रम होता है, और ये उपनयन संस्कार, जिसको हम जनेऊ संस्कार कहते हैं, उसके पूरा होने के बाद शुरू होता है। सेकंड पॉइंट, द फंक्शन ऑफ दिस आश्रम इज टू गेट एजुकेशन। इस आश्रम में बालक की शिक्षा दीक्षा पूर्ण होती है। थर्ड पॉइंट, सर्विस ऑफ गुरु इज सर्विस ऑफ गॉड। गुरु की सेवा भगवान के सेवा के बराबर माना गया है, क्योंकि जो गुरु का पद है वो हमारे समाज में सामाजिक स्तर पर माता पिता और आध्यात्मिक स्तर पर भगवान के बराबर माना गया है। फोर्थ पॉइंट, लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी एंड चैस्टी। जीवन को साधारण और शुद्ध आचरण के द्वारा जीने की प्रेरणा दी जाती है। फिफ्थ पॉइंट इज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी टू अवॉइड ऑल प्लेजर्स ऑफ लाइफ। यहाँ पे ऑर्गन का मतलब सेंस ऑर्गन है, तो हमको अपनी इंद्रियों को काबू में रखना चाहिए और विलासितापूर्ण जीवन से ब्रह्मचर्य जीवन को दूर रखना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट इज लर्न टू फॉलो डिसिप्लिन। हमको जीवन में अनुशासन का पालन करना सीखना चाहिए। सेवेंथ पॉइंट, लास्ट अबाउट 20 to 25 ईयर्स ऑफ एज। जिस तरीके से हमारी भी शिक्षा की उम्र 25 या 30 साल होती है, मैक्सिमम जो लोग पीएचडी करते हैं वो 30-32 ईयर्स तक जाती है उनकी एज।
उसी तरीके से ब्रह्मचर्य जीवन भी 20 से 25 सालों तक का होता था। डिपेंड करता था छात्रों की अपनी समझ पर कि वो कितना जल्दी विद्या को ग्रहण कर लेते थे, और शिक्षा समाप्त होने के बाद फिर छात्र अपने घरों को लौट जाते थे। 8th point is children of शूद्र have no right to take education। हमारे वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। तो पहले 3 वर्णों को शिक्षा की अनुमति थी, और जो शूद्र थे इनको शिक्षा की अनुमति नहीं थी। मीन्स इनके जो बच्चे थे ये शिक्षा नहीं ले सकते थे। उसका एक प्रमुख कारण ये है कि जो शूद्र थे उनका कार्य सेवा करना था, तो सेवा करने की जो शिक्षा है वो उनको उनके घर से ही मिल जाती थी, और उसको उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता था। इसलिए शूद्रों को गुरुकुल में ले जाके शिक्षा देना कोई उसका औचित्य नहीं था, उसका कोई अर्थ नहीं था, इसलिए शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द व्यू ऑफ मनु ऑन ब्रह्मचर्य। सो अकॉर्डिंग टू मनु, जो ब्राह्मण के बेटे होते थे उनकी जो समझ 5 साल में विकसित होती थी, डेवलप होती थी, वही क्षत्रिय के बच्चों की समझ 6 साल की उम्र में विकसित होती थी, और वैश्य के बच्चों की समझ उतनी ही समझ 8 साल की उम्र में डेवलप होती थी। तो जो शिक्षा का या यज्ञोपवीत संस्कार का या जनेऊ संस्कार का सही समय है वो ब्राह्मणों के लिए 5 साल, ब्राह्मण के बच्चों के लिए, क्षत्रिय के बच्चों के लिए 6 साल और वैश्य के बच्चों के लिए 8 साल मानी गई थी। So our second ashram is Grihastha ashram. Now let's discuss some of the points about Grihastha ashram. First point is starts after education of person when it turns to 20 or 25. जब किसी भी बालक का एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, शिक्षा समाप्त हो जाती है और वो अपने घर की तरफ जाता है, मीन्स अपने घर जाता है, वहां पर घर पे जब उसकी शादी का कार्यक्रम होता है, विवाह संपन्न होता है, उस विवाह के बाद वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। जैसे शिक्षा या ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए उपनयन संस्कार होता है, वैसे ही गृहस्थ आश्रम के लिए पहले उस बालक का विवाह होता है। सेकंड पॉइंट, आफ्टर मैरिज अ पर्सन स्टार्ट्स इट्स गृहस्थ आश्रम। जैसा कि अभी बताया मैंने कि शादी के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है। थर्ड पॉइंट, sacrifices, chastity, worship, etc. were the basic functions of गृहस्थ आश्रम। यज्ञ आदि अनुष्ठान करवाना, शुद्धता पूर्ण आचरण के साथ जीवन जीना तथा भक्ति भाव से ईश्वर की आराधना करना, ये गृहस्थ आश्रम के प्रमुख कार्य हैं। फोर्थ पॉइंट, इट वॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फीड द 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एंड संन्यास। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों का एक प्रमुख कर्तव्य ये भी है कि वो बाकी सारे तीनों आश्रमों के लोगों के लिए आश्रित का अर्थात एक सहारा या संबल बने, क्योंकि तीनों आश्रम भिक्षा द्वारा प्राप्त भोजन ग्रहण करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, प्रैक्टिस ऑफ धर्मशास्त्र वॉज मस्ट। धर्मशास्त्र का पठन पाठन करना, अनुसरण करना, यह गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए एक प्रमुख कार्य था। सिक्स्थ पॉइंट, गिविंग बर्थ टू सन इज एसेंशियल फॉर मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति होना बहुत जरूरी था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि पुत्र की प्राप्ति से ही मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं, क्योंकि पुत्र से वंशावली आगे बढ़ती है, जनरेशन आगे बढ़ती है। एंड लास्ट पॉइंट, दिस आश्रम इज फ्रॉम अर्ली 20s to 50s। इस आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में रहने का समय 20 से 25 वर्ष से शुरू होता है और 50 वर्ष के आसपास तक जाकर ठहरता है। उसके बाद अगले आश्रम की तरफ इंसान आगे बढ़ता है। इंसान के ऊपर कुछ ऋण होते हैं जिसे वह प्रतिदिन गृहस्थ आश्रम में पूरा करता है। सो द फर्स्ट वन इज ब्रह्म ऋण या गुरु ऋण। यह ऋण ब्रह्मा द्वारा प्रदान किए हुए वेद, पुराण आदि ग्रंथों के अध्ययन करने पर इंसान के ऊपर चढ़ता है
और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है वह गुरु ऋण से मुक्त हो। ये जो ऋण हैं वो कुछ ऐसे ही हैं जैसे कि आप टैक्स देते हैं, आप पानी का टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, रोड टैक्स, इस तरीके से बहुत सारे ऋण आप भारत सरकार को देते हैं। उसी तरीके से मानव समाज में भी ऋण की व्यवस्था बनाई गई है जिससे कि मानव को यह आभास हो कि उसका जीवन किसी और के परोपकारों की वजह से चल रहा है और मानव के अंदर अहंकार का भाव भी न उत्पन्न हो। इस ऋण का दूसरा नाम गुरु दक्षिणा भी होता है। द सेकंड वन इज एंसेस्टर। हम इनको पितृ ऋण देते हैं। एंसेस्टर्स की ही वजह से हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं, तो उनके लिए भी हम एक टैक्स के फॉर्म में एक ऋण अदा करते हैं जिसको पितृ ऋण कहते हैं। थर्ड वन इज देव ऋण। दिस इज फॉर फायर, क्योंकि इस अग्नि या जो हवन करते हैं हम, उस अग्नि को भी हम देवता मानते हैं, तो इसलिए हम देव ऋण चुकाते हैं। फोर्थ, डिस्चार्ज फॉर लोअर एनिमल्स। इंसान एक श्रेष्ठ जीव है, अतः इंसान के ही नीचे बाकी सारे जीव जानवर सब आते हैं, तो हम जानवरों से कौन सा कर्ज लेते हैं, जैसे गाय से दूध, भैंस से दूध, बकरी से दूध आदि जानवरों का हम उपयोग करते हैं। बैलों का उपयोग खेती के लिए करते हैं और साथ ही साथ हम बहुत सारे जीवों को, जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए ग्रहण करते हैं। तो उन सारे जीवों के प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए एक ऋण अदा करते हैं, ऋण चुकाते हैं, तो वह पशु ऋण कहा जाता है। मनुष्य जीवन का आखिरी ऋण उनके साथियों के लिए होता है जो ब्रह्मचर्य जीवन से शुरुआत करते हैं और गृहस्थ जीवन तक कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मदद करते हैं, साथ निभाते हैं। तो उन सभी साथियों के लिए भी मानव अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है और उस कृतज्ञता के कारण ही वह उन साथियों को भी एक प्रतीकात्मक ऋण अदा करता है। Now let's move to discuss the purpose of marriage. So there are three purposes. First is promotion of religion by performing household sacrifices. शास्त्रों में कहा गया है कि बिना पत्नी के कोई भी शुभ कार्य, हवन आदि, यज्ञ आदि संभव नहीं हो सकता। जैसा कि आपने रामायण में भी देखा होगा कि भगवान राम बिना सीता के अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी एक सोने की प्रतिमा बनवाई गई थी। तो बिना पत्नी के कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता और धर्म का प्रचार प्रसार या यज्ञ हवन आदि कार्य, तो उसमें पत्नी की सहभागिता आवश्यक है और यह बिना विवाह के संभव नहीं है, अतः इसलिए विवाह जरूरी है। सेकंड पर्पस इज टू रिसीव चाइल्ड, संतान की प्राप्ति होना। संतान प्राप्ति से पिता तथा उनके पितरों को एक संतोष भाव का आभास होता है, क्योंकि उसी संतान से उनकी वंशावली अर्थात जनरेशन आगे बढ़ेगी। And the third and the last purpose is rati. Rati means sexual pleasure. Now let's discuss the third ashram, that is Vanprasth. The point which we have to discuss are first, the third stage of ashram system. वानप्रस्थ आश्रम आश्रम सिस्टम का तीसरे चरण का आश्रम होता है। Vanprasth is a Sanskrit word where van means jungle or forest and prasth means to move on. So, it's moving to forest after crossing adult age and moving to old age. Third point, one should live on forest fruit and herbs. वानप्रस्थ में रहने वाले या वानप्रस्थ में जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति के लिए जंगलों के फल फूल और जो औषधियाँ होती हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, वन शुड अवॉइड मीट एंड टेस्टी फूड एंड हैव कंट्रोल ओवर देयर ऑर्गन्स। वानप्रस्थ के दौरान व्यक्ति मांस आदि से दूर रहता था तथा स्वादिष्ट भोजनों को भी ग्रहण नहीं करता था और अपनी इंद्रियों पर काबू करता था। फिफ्थ पॉइंट,
One should avoid luxury life and not wear new or expensive clothes. वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के लिए लग्जरी लाइफ, विलासितापूर्ण जीवन तथा नए वस्त्रों को पहनना या खरीदना वर्जित माना जाता था. लास्ट पॉइंट, it was believed that a person who died during वानप्रस्थ आश्रम attains मोक्ष. और ऐसा माना जाता था कि जो वानप्रस्थ आश्रम के दौरान जिसकी मृत्यु होती है वह मोक्ष को प्राप्त होता है. And now this is the last ashram, sannyas ashram. So some basic points about sannyas ashram are: first, the last stage in journey of man's life. संन्यास आश्रम मानव जीवन की जीवन यात्रा का आखिरी पड़ाव होता है. सेकंड पॉइंट, इट स्टार्टेड आफ्टर एज ऑफ 75 ईयर्स. ये 75 साल के बाद माना जाता है कि 75 साल के बाद संन्यास आश्रम की शुरुआत होती है. थर्ड पॉइंट, देयर वर सम प्रोविजन ऑफ एंट्री इनटू संन्यास आफ्टर ब्रह्मचर्य एंड गृहस्थ. धार्मिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि ब्राह्मणों के लिए जो संन्यास आश्रम है उसमें जाने के लिए उनको सीधे वो ब्रह्मचर्य से संन्यास ले सकते थे और वो गृहस्थ होकर भी संन्यास ले सकते थे. ब्राह्मणों को संन्यास लेने के लिए वानप्रस्थ तक जाना जरूरी नहीं है. जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं शंकराचार्य, जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, वो बचपन में ही जब उन्होंने विद्या ग्रहण कर ली थी उसके बाद वो ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ गए थे. मतलब उन्होंने ब्रह्मचर्य के बाद ही संन्यास ले लिया था. नाउ मूविंग टू फोर्थ पॉइंट, वन शुड लिव इन फॉरेस्ट, वियर बार्क एंड टू परफॉर्म 5 सैक्रिफाइस एवरी डे. संन्यास आश्रम को जीने वाला व्यक्ति जंगलों में रहता था और पेड़ों की छालों के कपड़े पहनता था, उसी से अपने तन ढकता था. साथ ही साथ वह दिन में 5 बार हवन यज्ञ आदि करके प्रभु की भक्ति किया करता था जिससे कि उसको मोक्ष मिले. फिफ्थ पॉइंट, वन शुड नॉट केयर फॉर लाइफ और डेथ. संन्यास आश्रम में जीने वाला व्यक्ति वह जीवन और मृत्यु से परे होता है, अर्थात वह जिंदगी की मोह माया को छोड़ता है, धीरे धीरे छोड़ रहा होता है और मृत्यु के करीब या मोक्ष या ईश्वर के करीब जाने के लिए अपना जीवन लगा देता है, अर्थात तपस्या करता है जिससे कि उसको मोक्ष मिले. सिक्स्थ पॉइंट, लास्ट स्टेज टू अटेंड मोक्ष. जैसा कि आप जानते हैं कि वानप्रस्थ भी एक आश्रम है जहाँ पे लोग अगर मृत्यु उस आश्रम में किसी व्यक्ति की हो जाती है तो ये माना जाता है कि उसको मोक्ष मिलेगा. उसी तरीके से संन्यास आश्रम भी आखिरी आश्रम होने के कारण यह आखिरी पड़ाव होता है इंसान का, जहाँ पर उसको जब मृत्यु आती है तो ये माना जाता है कि अब उसको मोक्ष मिलेगा, क्योंकि जो सन्यासी तपस्या करता है अपने संन्यास आश्रम में तो उस तपस्या के परिणाम स्वरूप ऐसा माना जाता है कि वह तपस्या का फल उसको मोक्ष के रूप में मिलता है. सेवेंथ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू व्याख्यानसा धर्मसूत्र, संन्यासा वॉज मेंट ओनली फॉर ब्राह्मणास. वर्ण व्यवस्था के आधार पर आश्रम सिस्टम का जो डिवीजन किया गया है उसके अकॉर्डिंग वैश्य ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम का पालन करेगा, क्षत्रिय ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम तक का पालन करेगा, परंतु जो ब्राह्मण होता है वो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास ये चारों आश्रम का पालन करता है. इसलिए ऐसा कहा जाता है कि संन्यास आश्रम सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही बनाया गया है. संन्यास आश्रम तपस्या त्याग से भरा हुआ एक अति दुर्गम पथ पर चलने वाला आश्रम है. इसीलिए शायद ब्राह्मणों का समाज में दर्जा भी ऊंचा रहा है और उनकी सभी ने इज्जत की है, सभी ने ब्राह्मणों का सम्मान किया है. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द आश्रम सिस्टम and all about the ashram system which you can write in your exams to get a good marks. Now I am going to conclude the topic which I have delivered to you. Now let's discuss all the points which we have already discussed
अब हम उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और इन बिंदुओं को बताने के बाद हम अपने लेक्चर को एंड करेंगे। द फर्स्ट थिंग विच वी ऑल शुड नो इज द सोर्स from where we get the information of ashram system. They are छंदयोग उपनिषद and जबालो उपनिषद। छंदयोग उपनिषद और जबालो उपनिषद से हमको ये आश्रम सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये दो हमारे सोर्स हैं जो हमको एग्जाम में सबसे जरूरी है मेंशन करना, आंसर लिखते वक्त भी, और ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है कि हमको आश्रम सिस्टम की जानकारी किन किन स्रोतों से मिलती है, उनके नाम बताइए, तो आपको ये हेल्प करेगा। सो द सेकंड पॉइंट इज 4 डिवीजन, दैट इज ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यासा। 4 भाग हैं इसके आश्रम सिस्टम के। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। थर्ड पॉइंट, one should follow the laws, rules and regulations of particular आश्रम। हर व्यक्ति को अपने अपने आश्रम के जो नियम कानून आदि व्यवस्थाएं की गई हैं उनका पालन करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, डिसिप्लिन एंड चैस्टी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, चैस्टी मतलब शुद्धता, आचरण में शुद्धता, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत जरूरी है आश्रम सिस्टम को फॉलो करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट, गृहस्थ आश्रम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आश्रम, ऑल 3 आश्रम्स डिपेंड ऑन इट। गृहस्थ आश्रम के ही ऊपर ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यासी जीवन या आश्रम डिपेंड करता है, क्योंकि ये सारे लोग भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। अतः भिक्षा देने का कार्य गृहस्थ आश्रम पे रहने वाले लोगों का है। समाज को एक प्रॉपर वे में डायरेक्शन के थ्रू चलाने के लिए गृहस्थ आश्रम एक मेन सेंटर है। सिक्स्थ पॉइंट, प्रैक्टिस ऑफ धर्मशास्त्र, चैस्टी, वर्शिप एंड सैक्रिफाइस वर 4 मेन फंक्शन ऑफ गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए धर्मशास्त्र का पठन पाठन, अनुसरण करना, शुद्ध आचरण के साथ जीवन व्यतीत करना, ईश्वर की भक्ति करना तथा सैक्रिफाइस अर्थात यज्ञ, तप, हवन आदि अनुष्ठान करना, यह सब 4 प्रमुख कार्य हैं जो कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को करने चाहिए। 7th पॉइंट, वानप्रस्थ मीन्स मूविंग टू फॉरेस्ट टू लिव अ सिंपल लाइफ बाय अवॉइडिंग लग्जरी लाइफ टू अटेन मोक्ष। वानप्रस्थ का हिंदी में मतलब या संस्कृत में मतलब होता है, वान मतलब जंगल और प्रस्थ मतलब प्रस्थान करना, मतलब जंगल की तरफ जाना और वहां पर जाकर सादगी पूर्ण एक जीवन व्यतीत करना जिससे कि आपको मोक्ष मिले। ऐसा ही कुछ उद्देश्य था वानप्रस्थ आश्रम का। एंड द 8th एंड लास्ट पॉइंट इज संन्यासा वाज मैंडेटरी फॉर ब्राह्मणास। संन्यास आश्रम ब्राह्मणों के लिए ही बनाया गया था और यह जीवन मानव जीवन का आखिरी आश्रम या आखिरी पड़ाव है जहां पर वह तपस्या करके मोक्ष की प्राप्ति करता था। So in the end, I would like to tell you that all these ashrams are just reflection of follow of discipline. Discipline को follow करना ही इन सारे आश्रम्स का एक रिफ्लेक्शन है। हमको ये चीज सीखना चाहिए कि हमको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना होगा, चाहे वो हम आज के सोसाइटी में जी रहे हों, चाहे यह पुरानी सोसाइटी जहाँ पे आश्रम सिस्टम के विभिन्न पड़ाव ही जीवन का आधार थे। Thank you for being with us. See you soon with new upcoming lectures.